Good morning students, myself Dr. Manju Gupta, Assistant Professor DWT College Kanpur. Today in this lecture we will discuss about the concept and nature of learning, as well the factors for facilitating the process of learning. अधिगम या सीखना एक मानसिक क्रिया है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर क्षण प्रतिपल कुछ न कुछ सीखते रहता है। अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है ज्ञानार्जन की क्रिया या नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी और फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार अध्ययन या अनुदेशन से ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम या सीखना कहलाता है। दूसरे शब्दों में अधिगम या सीखना हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। गेट्स ने अधिगम को इसी रूप में परिभाषित किया है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इसी प्रकार वुडवर्थ का मानना है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि हम जो कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं या नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा हम हमारे व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन आते हैं वही सीखना है। इस प्रकार सीखना या अधिगम बालक या व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है, जिसके कारण वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम की यह प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में अधिक तो किसी में कम होती है। कुछ छात्र किसी कठिन से कठिन संप्रदाय कॉन्सेप्ट को बहुत ही शीघ्रता से सीख लेते हैं, जबकि कुछ छात्र एक औसत ज्ञान को भी बहुत मुश्किल से या बहुत देर से सीख पाते हैं। अधिगम या सीखना एक उद्देश्यपूर्ण या पर्पसफुल प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक छात्र को सीखने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, तब तक वह किसी विषय वस्तु या कंटेंट पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाता है। मीन्स वो अपने माइंड को पूरी तरीके से एक्टिव या कंसंट्रेट नहीं कर पाता। किंतु यदि उसे प्रारंभ से ही अधिगम का उद्देश्य स्पष्ट हो, अर्थात जो कुछ वो लर्न करने जा रहा है, अगर उसका पर्पस उसको क्लियर हो, या तो वह कंटेंट या विषय वस्तु को रुचि लेकर के आत्मसात करने का प्रयास करता है। मतलब इन दैट कंडीशन वो अपने माइंड को पूरी तरीके से एक्टिव कर लेता है। इसी के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया विवेक पर आधारित होती है, क्योंकि छात्र या व्यक्ति जिस विषय वस्तु को अपने विवेक के आधार पर उसकी उपयोगिता को समझकर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, उसे वह सरलता से और स्थायी रूप से सीख लेते हैं। इसी प्रकार अधिगम या लर्निंग के प्रोसेस में प्रेरणा की भूमिका या रोल ऑफ मोटिवेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए जितना अधिक सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जितनी अधिक उसको अंदर से क्रेविंग होगी कि हमको ये चीज़ सीखनी है, वो उस चीज़ को उतनी ही शीघ्रता से और उतने ही स्थायी रूप से, उतने ही फिनिश्ड वे में सीख पाएगा। आई थिंक द नेचर ऑफ लर्निंग इज क्लियर टू यू। तो अब हम बात करते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया को सरल या सुविधाजनक कैसे बनाया जा सकता है। हाउ कैन वी मेक द लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है
learning is the modification of behavior through experience and training. तो क्या व्यवहार में आए हुए प्रत्येक परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है? क्योंकि हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक होते हैं, जो किसी की वेलबींग से जुड़े होते हैं या अपनी वेलबींग से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ दूसरे परिवर्तन हमारे व्यवहार में नकारात्मक या निगेटिव आते हैं, जो स्वयं को के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो व्यवहार में आने वाले सकारात्मक या पॉजिटिव चेंजेस को ही हम अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं, जिससे हम उत्तरोत्तर प्रगति करें। वो एक्सपीरियंस हमारे लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहले हैं शिक्षार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। दूसरे हैं शिक्षक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। थर्ड हैं पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट। और फोर्थ हैं वंशानुक्रम या वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इनमें सबसे पहला जिसको कि हम आज ये मानते हैं कि हमारी शिक्षा का केंद्र बिंदु ही बालक है या छात्र है, तो लर्निंग किसको करनी है? छात्र को करनी है। तो सबसे पहले हम शिक्षार्थी से संबंधित कारकों को लेते हैं। तो जो छात्र से संबंधित जो कारक हैं, उसमें से जो सबसे पहला कारक है वो है विद्यार्थी या छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। एक बहुत पुरानी कहावत है और इसको अरिस्टोटल ने भी कहा है, ए साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। इफेक्टिव लर्निंग के लिए लर्नर या विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसे अपने शरीर के किसी भी पार्ट में परेशानी है, तकलीफ है, दर्द है, तो उसका माइंड पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो सकता। उसका जो अटेंशन है वो बार बार डाइवर्ट होता रहेगा। तो शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का प्रभाव छात्र या लर्नर की स्मृति अर्थात मेमोरी, ध्यान, अटेंशन, रुचि, उसके इंटरेस्ट और उसके कंसंट्रेशन आदि पर पड़ता है। अतः प्रभावी या इफेक्टिव लर्निंग हेतु आवश्यक है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उनको संतुलित भोजन के साथ साथ व्यायाम या खेलकूद आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें नेक्स्ट फैक्टर है बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस या बुद्धि लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए तीव्र बुद्धि वाले बालक या छात्र किसी भी कठिन विषय को भी बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही कम समय में सीख लेते हैं, जबकि निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बालक किसी औसत विषय सामग्री को भी सीखने में परेशानी महसूस करते हैं। इस प्रकार बुद्धि अधिगम की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है रुचि व सीखने की इच्छा, इंटरेस्ट एंड विल टू लर्न। इट्स वेरी नेचुरल कि छात्र या बालक उसी विषय सामग्री को
अच्छी तरह से सीख पाते हैं जिसमें उनकी रुचि हो, क्योंकि रुचि के अभाव में उनका ध्यान या कंसंट्रेशन प्रभावित हो जाता है। अगर उनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में, उस कंटेंट में नहीं है, तो वो चाह कर भी उसको उतने अच्छे रूप में, उतने पूर्ण रूप में नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए शिक्षक को शिक्षण करते समय पाठ या विषय में छात्रों की रुचि या जिज्ञासा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, या पाठ को कुछ और विधियों द्वारा रोचक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उस विषय की उपयोगिता या उद्देश्य को स्पष्ट करके भी उसमें छात्रों की रुचि विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट है छात्रों की पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, फैमिलियल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो छात्रों की लर्निंग प्रोसेस में उनकी पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की मेंटल पावर्स जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी आदि अधिक तेज होती हैं। दूसरी ओर वो अपनी फैमिली की तरफ से मेंटली फ्री होते हैं, उनको किसी बात का प्रेशर नहीं होता है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जनरली जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनमें अधिकांश गर्ल्स को विद्यालय से जा कर के भोजन पकाना है या कोई दूसरे कामों की चिंता होती है, जिससे कि विद्यालय के समय में पढ़ते समय उनका कंसंट्रेशन, उनका अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी लर्निंग में अपना रोल प्ले करती हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे अच्छी फैमिलियल और सोशल कंडीशन से आते हैं, उनमें आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस भी अधिक होता है, जिसके कारण वो शिक्षकों से अपनी क्वेरीज को बार बार सॉर्ट आउट कर सकते हैं या कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस की डाउन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो अपनी बात को शिक्षकों से हेजिटेट होने के कारण नहीं पूछ पाते हैं, तो इसका भी उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लर्निंग के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन एक अत्यंत आवश्यक फैक्टर है। प्रेरणा किसी व्यक्ति की एक आंतरिक प्रक्रिया है, उसका खुद से अंदर से मन करता है कि मुझे ये सीखना, मुझे ये पढ़ना है, अभी मुझे और पढ़ना है। तो जिसके कारण बालक किसी भी कार्य को करने या सीखने हेतु अभिप्रेरित होता है। किसी कार्य या विषय वस्तु को सीखने हेतु व्यक्ति जितना अधिक सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जितना अधिक स्वतः प्रेरित होगा, लर्निंग की प्रोसेस उतनी ही तीव्र व इफेक्टिव होगी। अब नेक्स्ट हमारे जो कारक हैं वो हैं शिक्षक से संबंधित कारक। लर्निंग के प्रोसेस में देखा जाए तो लर्नर, जिसको सीखना है, और जिसको सिखाना है, टीचर, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक से संबंधित कारकों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी शिक्षक किसी कंटेंट को कैसी लैंग्वेज में प्रस्तुत कर रहा है। अगर उसके द्वारा कंटेंट को एक इजी लैंग्वेज में, एक इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो छात्रों के मस्तिष्क में सीधे प्रवेश कर जाता है। और इतना ही नहीं, कई बार शिक्षक के बताने का ढंग इतना इफ़ेक्टिव होता है, इतना रोचक होता है कि उसके द्वारा बताई हुई बात छात्रों के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बैठ जाती है।
इसी के साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टीचिंग एड्स और टीचिंग मेथड्स, ये सब कुछ लर्निंग की प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हुमायूं कबीर जी ने भी कहा है, that the efficiency of a system of education rests on the quality of the teacher. Without good teachers, even the best of the system is bound to fail. While with the good teachers, even the defects of the system can be largely overcome. तो शिक्षक की भूमिका लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिगम की प्रक्रिया को शिक्षक से संबंधित जो भी कारक प्रभावित करते हैं, उनमें से मुख्य कारक इस प्रकार से हैं। इसमें से फर्स्ट है शिक्षक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। तो जब हम एक शिक्षक के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय उसके बहुत ब्यूटीफुल होने से या उसके बहुत हैंडसम होने से नहीं होता, बल्कि वो फिजिकली और मेंटली कितना कॉन्फिडेंट है, कितना स्मार्ट है, उसका चलने का तरीका, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ उसके व्यक्तित्व को एक चुंबकत्व फैक्टर प्रदान करते हैं कि जिससे कि छात्र खुद ब खुद उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। वो पहले से ही, शिक्षक के आने से पहले ही उसका क्लास में बैठ कर के इंतज़ार करते हैं। वो पहले से ही अपने माइंड को शिक्षक की बात को सुनने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षक का व्यक्तित्व, जिसमें कि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उसकी वाणी या उसका स्वर, उसकी नॉलेज, उसकी टीचिंग स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका छात्रों के साथ में बिहेवियर, ये सारा कुछ सम्मिलित होता है। इसी के साथ साथ शिक्षक का आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी अपनी विल पावर, उसका अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन आदि सब कुछ लर्निंग की प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विषय संबंधी ज्ञान या नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो यदि शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी योग्यता बहुत अच्छी है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपने लेक्चर को छात्रों को डिलीवर कर पाता है। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि छात्र उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। दूसरी ओर यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान पूर्ण नहीं है या वो अपने लेक्चर को कंप्लीटली प्रिपेयर करके क्लास में नहीं जाता है, तो वह अपने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ नवीन ज्ञान को प्रदान कर पाने में सक्षम नहीं हो सकेगा। और इन दैट कंडीशन स्टूडेंट्स भी क्लास में डिसिप्लिन वे में नहीं बैठते हैं या नहीं बैठेंगे और लर्निंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इस संबंध में भी के.जी. सैयदन का एक कोटेशन है जो मैं कोट कर रही हूँ। If a teacher is poor and shallow from within, he cannot quicken the mind or humanize the emotions of his students. If he is not a lighted candle himself, he will never be able to lighten up the flames in others. तो जो व्यक्ति स्वयं स्टडीज़ के प्रति बहुत जागरूक नहीं है
वो अपने छात्रों को स्टडी करने के लिए कैसे मोटिवेट कर पाएगा, नया नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे मोटिवेट कर पाएगा। तो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है शिक्षण एवं संप्रेषण कौशल, टीचिंग स्किल्स एज वेल एज द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि टीचर को बहुत अच्छी नॉलेज है, बट वो अपने नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट कर पाने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं होती। तो एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि विषय पर अधिकार होने के साथ साथ उसे विभिन्न शिक्षण कौशलों, टीचिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अधिकार हो। टीचिंग स्किल्स मतलब हमें किस कंटेंट को किस स्किल के द्वारा कम्युनिकेट करना है। अगर एक टीचर का अपने टीचिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी अधिकार है, तो आई थिंक कि लर्निंग की प्रोसेस को बहुत सुविधाजनक या बहुत आसान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द टीचर। तो एक टीचर का स्टूडेंट्स के साथ में बिहेवियर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करता है। और टीचर मस्ट नो वेयर टू बी लाइट एंड वेयर टू बी टाइट विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग। तो उसको कहाँ पर माहौल को हल्का कर देना है, मीन्स एकदम बोरियत भी ना हो स्टूडेंट्स को, और कहाँ पर उसको स्ट्रिक्ट होना है कि छात्र इनडिसिप्लिन भी ना हो पाए। इसी के साथ साथ एक शिक्षक में यदि प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, समानता, अपने कार्य के प्रति निष्ठा आदि गुण हैं, और साथ ही साथ यदि उसका व्यवहार अपने सभी छात्रों के साथ एक समान व निष्पक्ष है, तो छात्र उससे प्रभावित होकर के बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ टीचर्स का ये नेचर होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, और उससे वो खुद एक प्राउड फील करते हैं कि उनकी नौकरी या उनका व्यक्तित्व ही इन बच्चों से है। तो कभी भी इरिटेट होकर के उनका जवाब नहीं देते। नेक्स्ट फैक्टर्स जो हैं वो हैं हमारे पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। छात्र या विद्यार्थी को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, यह भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम बच्चों की फिजिकल और मेंटल एज से बहुत हाई लेवल का कंटेंट उनको देने जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो लर्निंग की प्रोसेस उनके लिए बहुत टफ हो जाएगी। इससे रिलेटेड दो फैक्टर्स हैं। पहला है विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। नेचर ऑफ द कंटेंट का प्रभाव छात्रों की अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है, क्योंकि यदि कंटेंट या लर्निंग मटेरियल सरल भाषा में है तो छात्र उसको सरलता से सीख लेते हैं, किंतु यदि विषय वस्तु उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से बहुत कठिन या बहुत क्लिष्ट भाषा में है, तो छात्र उसको सीखने में या उसको समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ विषय बहुत आसान होते हैं, जैसे कि होम साइंस है, सोशलॉजी है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट, जबकि कुछ विषय बहुत कठिन होते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स एक्सेट्रा। तो ये सभी लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इसमें नेक्स्ट फैक्टर है विषय वस्तु का आकार तथा क्रम।
जनरली हमने छोटे बच्चों की क्लास में देखा है कि साइज एंड सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट भी लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करता है। क्योंकि यदि कंटेंट बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है, तो छात्र या विद्यार्थी उसमें उतनी रुचि नहीं ले पाते हैं। और दूसरा, अगर कंटेंट बहुत लंबा है तो वो कई दिनों तक चलता है, जिससे कि वो पिछला पार्ट कभी कभी उनकी मेमोरी से निकल जाता है। इसी प्रकार से कंटेंट का सीक्वेंस भी लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करता है। यदि सिलेबस का सीक्वेंस फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट है तो वो छात्रों की लर्निंग को आसान बनाता है। इसी प्रकार से यदि सिलेबस में जो भी कंटेंट है वो छात्रों के लिए उपयोगी है, उद्देश्यपूर्ण है, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला है, तो छात्र उसको तत्पर होकर के शीघ्रता से समझने का प्रयास करता है। और इसमें नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। छात्र की लर्निंग प्रोसेस में उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि कोई भी बालक जन्म से ही विभिन्न प्रकार की क्षमताएं एवं शक्तियां, बहुत सी कैपेसिटीज़ एंड पोटेंशियल्स को ले करके पैदा होता है, जिनका विकास समुचित वातावरण मिलने पर ही होता है। तो ये दोनों भी हमारी लर्निंग प्रोसेस को, हमारे बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही अधिक इफेक्ट डालते हैं। इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव अधिगम की क्षमता पर पड़ता है। यदि बालक के माता पिता तथा अन्य पूर्वज उच्च बुद्धि लब्धि से युक्त विवेकशील प्राणी रहे हैं, तो उन बालकों को अनेकानेक गुण और क्षमताएं बीज रूप में जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं। वस्तुतः जैसा कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है, लगभग 80% योग्यताएं और क्षमताएं बच्चों को वंशानुक्रम से ही प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत माता पिता व अन्य पूर्वजों से प्राप्त गुण, जाति व प्रजाति के गुण, बुद्धि, शारीरिक अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, रुचियाँ, इंटरेस्ट, योग्यताएं, एबिलिटीज़ एवं क्षमताएं, कैपेसिटीज़, मूल प्रवृत्तियाँ, नेचुरल इंस्टिंक्ट तथा संवेग, इमोशंस आदि सभी कुछ लर्निंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी जनरली बुद्धिमान होते हैं। अगर माता पिता में बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं तो वो बच्चों को भी बीज रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से संवेग, अगर माता पिता बहुत क्रोध करने वाले हैं तो उनके बच्चे भी जनरली बहुत क्रोध करने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर माता पिता शांत हैं, एक बैलेंस उनकी पर्सनैलिटी है, तो उनके बच्चे भी शांत और बैलेंस्ड होते हैं, जिसका प्रभाव उनकी लर्निंग प्रोसेस पर पड़ता है। अब देखते हैं कि वातावरण क्या रोल प्ले करता है। तो वातावरण या इन्वायरमेंट, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वंशानुक्रम से या हेरिडिटी से तो बालक को केवल अपने पूर्वजों और माता पिता के गुण बीज रूप में ही प्राप्त होते हैं, किंतु उनका पूर्ण प्रकटीकरण या उनका पूर्ण विकास एक समुचित वातावरण में ही हो सकता है। जिस प्रकार से पौधे का बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको लगा दिया है हमने, लेकिन अगर उसमें हम खाद, पानी, धूप, हवा उसको प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से बालक भी, उसके अंदर बीज रूप में कितनी ही योग्यताएं, कितने ही गुण क्यों ना विद्यमान हों, लेकिन अगर हम उनको समुचित वातावरण नहीं दे रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से विकसित, उसके गुण या योग्यताएं नहीं हो पाएंगे।
इसके अंतर्गत छात्र का प्राकृतिक या भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, परिवार की शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विद्यालय संबंधी भौतिक सुविधाएं। विद्यालय संबंधी भौतिक सुविधाएं मीन्स कि अगर विद्यालय में बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम आदि की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 5 घंटे 6 घंटे रुक करके वहाँ पर अच्छे से स्टडी कर पाएँ। इसी प्रकार शिक्षकों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, कि अगर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, तो वो हर चीज़ को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही संतुलित वे में अपने छात्रों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ सीखने का समय, टाइम ऑफ लर्निंग, फ्रेश माइंड में जब बच्चे फ्रेश माइंड में होते हैं, तब अगर हम उनको कोई क्लिष्ट विषय भी अगर समझाते या सिखाते हैं तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें लर्निंग के प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक या फैसिलिटेटिंग बनाने हेतु परिवार व विद्यालय के संपूर्ण वातावरण का सृजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जो बालक या छात्र को संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करने के साथ साथ उसके मनोबल को भी उच्च रखे। इसके साथ ही विद्यालयों में कैरिकुलर, को कैरिकुलर तथा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का भी संतुलित रूप में आयोजन किया जाना चाहिए और उनमें समुचित सहभागिता हेतु छात्र छात्राओं को प्रेरित किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।